हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। देखिए दोस्तों, आज किस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इससे पिछली वीडियो में हमने 1.2 के जो प्रश्नावली हमारी 1.2 है, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है और आज किस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए दोस्तों, हमें बताना है कि 6n यानी कि जो n है ये प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों, अगर हम 6n को अगर सॉल्व करें तो उसका जो लास्ट वाला अंक होगा, जो इकाई अंक होगा, वो 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हमें इतना बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको बहुत बारीकी से समझते हैं और ये आपको समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको नोटबुक पर समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यह है 6n। अगर हम इसकी पावर खोलें तो क्या इसका लास्ट वाला अंक होगा वो 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहूँगा जिससे आपको क्वेश्चन बहुत ईजिली से समझ आएगा। ठीक है, अगर हम किसी संख्या में देखें, अगर लास्ट वाला अंक अगर 0 है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 तो 100% होंगे। अगर 0 आ जाता है तो ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अगर हम 30, ठीक है, इसके लास्ट में 0 हैं तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब हमने इसको काटा तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 100% आएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी अभाज्य गुणनखंड और आ सकते हैं, लेकिन 2 और 5 जरूर आएंगे जब किसी संख्या के लास्ट में 0 होगा। ठीक है, तो ये संख्या देखिए, अगर हम 6 की पावर n को जब हम ओपन करेंगे, ठीक है, खोलेंगे तो इसके लास्ट में 0 आएगा। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया है और ये हमें प्रूफ करना है कि 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अगर 0 आएगा, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 होंगे और 5 होंगे। ठीक है, 2 और 5 तो 100% आएंगे, इसके अलावा भी आ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 30 के किए तो यहाँ पर देखिए 3 एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो हमने देखा तो 2 और 5 100% आएंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, ऐसे ही अगर हम 6n के अभाज्य गुणनखंड करें तो इसके क्या आएंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर हम 6n के अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर n है, n आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 तो आ गए, ठीक है, लेकिन 5 नहीं आ जाए, और इसकी शर्त है जब लास्ट में 0 आएगा तो 2 और 5 दोनों आने चाहिए। ठीक है, तब ये 2 पंजे 10, तब ये 0 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए केवल 2 आ गया है। ठीक है, 5 नहीं आया है, और इसको आगे और सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको 2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ये संख्या है जो 6 की पावर n है, ये 0 पर बिल्कुल भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 6 की पावर n को जब हम ओपन करेंगे तो इसका लास्ट वाला अंक होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको अब भी समझ नहीं आया है तो चलिए और ज़्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ पर देखिए, अगर हम 6, ठीक है, अगर हम n की जगह पहले 1 रख दें, ठीक है, अगर हम 1 रखेंगे और इसकी पावर को खोलेंगे 6 एकम 6, ठीक है, तो इसके लास्ट में ना ही 0 आया ना ही कुछ आया, ओनली केवल 6 आया। अब हम n की जगह 2 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 6 की पावर 2 करेंगे। ठीक है, 6 6 36 यानी कि 36 आएगा, इसके लास्ट में 0 नहीं आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम 3 रख के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 3 रख के देख लेते हैं, 6 की पावर 3। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो 6 6 36 और 36 छक्का होते हैं 216। ठीक है, 216, तो यहाँ पर भी 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हम 6 की पावर कितनी भी ओपन कर लें लेकिन इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, इनफैक्ट 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सीधे से 9 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 6 की पावर कितनी भी खोलें तो इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यही बताना था। इसी प्रकार से इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, जो इसका लास्ट वाला अंक होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप लिख देना। ठीक है दोस्तों, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको कैसे लिखना है, देखिए, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अंक 2 व 5 उपस्थित होंगे वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया
अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो उसमें जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वे 2 व 5 अवश्य होंगे। ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर जब हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 बार 3 आए। ठीक है, 2 गुणा 3 और इसकी पावर n है, इसको हमने सॉल्व किया 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। ठीक है, तो इसमें हमने देखा 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए अतः 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, हमें बताना है कि इतनी सारी संख्या ये भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो इसको तो हम बहुत ही इजी तरीके से बता देंगे दोस्तों। तो चलिए फिर हम अपनी नोटबुक पर चलते हैं और आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ना भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, वह संख्या जो वन और स्वयं व अन्य किसी से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखो ऐसी संख्या जो वन से विभाजित हो जाए या खुद से विभाजित हो जाए यानी स्वयं से विभाजित हो जाए और उसके अलावा अन्य किसी नंबर से विभाजित हो जाए तो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले लें 4। ठीक है दोस्तों, अगर हम 4 को वन से विभाजित करें तब भी ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 1 एकम 1 1 चौका 4। ठीक है, विभाजित हो गया। अगर हम इसको स्वयं से विभाजित करें, ठीक है, 4 को हम 4 से विभाजित करें तब भी ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा ये 4 ना 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये वन से विभाजित हो रहा है। ठीक है, स्वयं से विभाजित हो रहा है और इसके अलावा ये अन्य किसी नंबर से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं भाज्य संख्या है। ठीक है, ये भाज्य संख्या आपको समझ आ जाएगा होगा। अब देखिए, अब आते हैं हम अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वह संख्या जो वन एवं स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमने एक नंबर लिया 3। ठीक है, ये है, ये खुद से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और वन से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वन से ही विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा यानी कि स्वयं से विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा ये अन्य किसी नंबर से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इतना समझ आ जाएगा होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन था, देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 13 कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 13 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, गुणा 11 और यहाँ पर 13 कॉमन गया। ठीक है, तो 1 बचा। ठीक है, अगर हम 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 गुणा 11 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 13 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अंदर वाली संख्या को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 13 है और 11 सत्ते होते हैं 77, 77 और 1 78। ठीक है, तो यहाँ पर 78 आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13 गुणा 78 आ गया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मैं लिख देता हूँ 13 गुणा 78। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब ये संख्या ना 13 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और ये 78 से भी डिवाइड हो जाएगी और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है ये स्वयं से डिवाइड हो रही है। ठीक है, और ये खुद से डिवाइड हो रही है और इसके अलावा ये अन्य किसी नंबर से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक, अभी हमने इसको जाना था। भाज्य संख्या होती है वो वन से और स्वयं से डिवाइड होंगी। ठीक, इसके अलावा वो अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा केस यहाँ पर बढ़ रहा है, ये स्वयं से विभाजित हो जाएंगी, वन से विभाजित हो जाएंगी, इसके अलावा वो और किसी नंबर से डिवाइड हो रही है। ठीक है, जैसे कि ये 13 से विभाजित हो रही है। ठीक है, 78 से भी हो जाएंगी और यहाँ पर ये 1 से विभाजित हो जाएंगी और ये यहाँ पर 3 से विभाजित हो जाएंगी और 2 से भी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके देखिए अभाज्य गुणनखंड इतने सारे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाली संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका अगला पार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 5 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर +1, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो हम प्लस के बाद 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इस संख्या की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 7 6 42। ठीक है, यहाँ पर 42 आ गया और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, और 4 3 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहाँ पर 24 आ गया और +1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर देखिए 7×42, ठीक है। तो 42 अब हम क्या करेंगे 42 और 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों जब हम 42 की मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, ठीक है, और उसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 1009 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 की इसमें से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा 5000, ठीक है, और 5 ने 45, यहाँ पर आएगा 5045, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अब हमें बताना है ये संख्या ये 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगी, ठीक है, और ये खुद से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ये स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए इसके अलावा और किसी संख्या से डिवाइड हो रही है। हाँ दोस्तों ये पहले तो 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जब कोई संख्या 1 और स्वयं से डिवाइड हो जाए, ठीक है, उसके अलावा वो अन्य किसी नंबर से विभाजित हो जाए तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर देखिए ये 1 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, स्वयं से भी विभाजित हो जाएगी और इसके अलावा ये 5 से भी विभाजित हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये भाज्य संख्याएं होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये संख्या भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये खेल का मैदान है, ठीक है, वृत्ताकार यानी गोलाकार एक पथ है, ठीक है, और इस मैदान को चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और देखिए दोस्तों रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है, जब वो एक ही स्थान पर, ठीक है, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में, तो वो कितने समय बाद वो आपस में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमें बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक ही स्थान से जब एक या एक से अधिक व्यक्ति चलना प्रारंभ करते हैं और वो एक ही स्थान पर आके मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस कंडीशन में एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें आंखें बंद करके एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लें तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें समय बताना है। चलिए इसको ना सबसे पहले ना लॉजिकली समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे हमें कंफर्म हो गया इसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि ये कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ से अगर सोनिया चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, चलते चलते ये एक चक्कर लगाते हुए यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, तो उसको 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, एक चक्कर लगाने में। अब वो दूसरा चक्कर चलाने के लिए चलती है, दूसरा चक्कर जब चलती है, दूसरा चक्कर चलते हुए यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, तो उसको लगते हैं 18 दूनी 36 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। पहले चक्कर में 18 मिनट लग रहे हैं और दूसरे चक्कर में उसको 36 मिनट लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और जब वो तीसरा चक्कर चलना प्रारंभ करती है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब चलेगी तो उसको तीसरे चक्कर में 18 दिए 54 मिनट लगेंगे, ठीक है, यहाँ पर 54 मिनट लगेंगे जब वो 3 चक्कर लगाएगी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं रवि की बारी, ठीक है। जब रवि इस चक्कर को एक चक्कर पूरा करने में, जब वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाएगा तो उसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। जब वो दूसरा चक्कर लगाएगा, ठीक है, चलते चलते जब वो दूसरा चक्कर लगाएगा तो उसको 12 दूनी 24 मिनट लगेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जब वो तीसरा चक्कर लगाएगा तब उसको 12 तीय 36 मिनट लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 36 मिनट बाद है, ठीक है, 36 मिनट बाद वे पुनः इसी स्थान पर आके मिल जाएंगे। हालांकि ये सोनिया को 2 चक्कर लगेंगे, ठीक है, और रवि को 3 चक्कर लग जाएंगे, ठीक है। हमें चक्कर से कोई मतलब नहीं है, चक्कर कम ज़्यादा हो भी जाएंगे, लेकिन हमें समय बताना है कि कितने समय बाद वो पुनः इस स्थान पर आके मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 36 मिनट बाद ये सोनिया और रवि इसी पॉइंट पर आके मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से समझना था, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको इस तरह से समझा है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे, 18 के फैक्टर अलग काट लेंगे, ठीक है, और 12 के फैक्टर अलग काट लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके फैक्टर काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 कम 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने 12 के फैक्टर काट लिए। अब हम 18 के फैक्टर काट ही लेते हैं, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 2 ने 18, ठीक है, 3 से काटेंगे 3 3 9,
फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालना तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12 और यहाँ पर लिखेंगे 18, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 18 के कौन से गुणनखंड है, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 12 के फैक्टर हैं, ठीक है। 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 2 दूनी 4 तिये 12, 2 तिये 6 और 6 तिये 18। अब देखिए दोस्तों हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जोड़े बनाते हैं, ठीक है। जिसका नंबर का जोड़ा बन जाता है उसको हम लिखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 का और 3 का जोड़ा बन गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम 2 को लिख लेंगे, ठीक है, और एक बार हम मल्टीप्लाई में 3 को लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, इन दोनों नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 गुणा 3, ठीक है, 2 ये वाला और 3 ये वाला। अब क्या करेंगे, अब इस नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और 12 तिये 36। तो यहाँ पर देखिए 36 इसका एलसीएम आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 36 मिनट बाद ये आपस में एक ही स्थान पर आके मिल जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।